जहां आज हम 5 लैंडमार्क जजमेंट डिस्कस करने वाले हैं ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ। ऐसे कॉन्सेप्ट से आपके क्लैट के पेपर में भी डायरेक्टली पैसेजेस भी पूछे गए हैं, क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। सबसे पहले तो ये माइनर्स के साथ जो अग्रीमेंट किए जाते हैं उनसे जुड़ा हुआ जजमेंट है। जब आपको ऑफर कम्युनिकेट होगा तभी तो आप उसे एक्सेप्ट करोगे ना। जब आपको ऑफर के बारे में पता ही नहीं है तो काहे की एक्सेप्टेंस और कौन सा बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। Hello everyone, a very warm welcome to today's session. I hope all of you are doing absolutely fine and ready to begin with this session, जहां आज हम 5 लैंडमार्क जजमेंट डिस्कस करने वाले हैं on the concept of contract law. These judgments will definitely also help you to understand some important concepts of the टॉपिक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ, जहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट डिस्कस करेंगे और ऐसे कॉन्सेप्ट से आपके क्लैट के पेपर में भी डायरेक्टली पैसेजेस भी पूछे गए हैं, क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट केस लॉ which is कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बोल। जिस भी बच्चे ने कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ लिया है ये केस जरूर पढ़ा होगा, कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी। इस केस में इशू क्या था और क्या डिसाइड किया गया वो देखते हैं। देखो, इस केस में इशू था, कैन अ जनरल एडवर्टाइजमेंट कॉन्स्टिट्यूट अ बाइंडिंग ऑफर। सबसे पहले जनरल एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? इट इज अ जनरल ऑफर, इट इज मेड टू द पब्लिक एट लार्ज, इट इज नॉट मेड टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। तो अब यहां पर सवाल ये उठा, क्या जनरल ऑफर से बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा? डेफिनेटली होगा। अब इस सिचुएशन में भी क्या हुआ था, जो कंपनी थी उन्होंने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट निकाला था और क्या कहा था, जो भी कोई व्यक्ति हमारी कंपनी की मेडिसिन कंज्यूम करेगा उनको कभी भी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। देन देयर वाज दिस पर्सन कार्लाइल, जिन्होंने वो मेडिसिन कंज्यूम की, जो एडवर्टाइजमेंट में डायरेक्शंस दी गई थी उस हिसाब से कंज्यूम की, फिर भी उनको इन्फ्लुएंजा हो गया। तो उन्होंने कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी को सू किया और उनसे कॉम्पनसेशन मांगा। तो फिर इसमें कंपनी ने कहा कि ये तो जनरल ऑफर था, नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड वी आर नॉट बाउंड टू पे एनी कॉम्पनसेशन। बट जिसपे कोर्ट ने क्या कहा, नहीं, जनरल ऑफर इज जस्ट लाइक अनदर ऑफर, और जो भी आपने ऑफर में टर्म्स एंड कंडीशन लिखी थी, कार्लाइल ने वो चीजें करके, परफॉर्म करके, ही हैज डन सम सॉर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस, उसने उस आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है और एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया है। अब यहां पर क्या कहा गया, लॉ लेट डाउन क्या किया गया, unilateral offers can be made to the entire world and become a contract with anyone who performs the condition। तो जो भी व्यक्ति जो आपने जनरल ऑफर दिया है उसकी कंडीशंस परफॉर्म कर देगा, उसके साथ आपका एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब है implied acceptance। notification of acceptance is not required if the offerer expressly or impliedly intimates the performance alone is sufficient। यानी कि जो आपने जनरल ऑफर में टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी थी, अगर मैंने वो फुलफिल कर दी तो आपके और मेरे बीच में बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया, मुझे अलग से आपको एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। देन मियर पफ वर्सेस बाइंडिंग प्रॉमिस। अब ये क्या कहता है, depositing money in a bank to show sincerity proves a legal intention to contract, overriding claims of a mere advertising puff। अब आपने कोई चीज कही थी, उसके हिसाब से मैंने न्यूज़पेपर पढ़ के, एडवर्टीजमेंट पढ़ के कि भाई हाँ, यहाँ पे पैसे डिपॉजिट करने से मुझे इतना ब्याज मिलेगा, इतना इंटरेस्ट मिलेगा, मैंने पैसे डिपॉजिट करा दिए वहां पर। तो ये क्या है, दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेंस because I have followed the conditions that you laid down in the advertisement। So simply we can conclude जो newspaper advertisements हैं वो general offer हैं, हम उसकी terms and conditions fulfill कर देते हैं, तो हमारे बीच और जिस कंपनी ने वो advertisement दिया है उनके बीच एक binding contract create हो सकता है। ठीक है, now move to the next case law। ये था पहला जजमेंट। दूसरा है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। सबसे पहले तो ये माइनर्स के साथ जो अग्रीमेंट किए जाते हैं उनसे जुड़ा हुआ जजमेंट है। इसमें क्लियरली कहा गया, एक माइनर के साथ किया गया अग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो अग्रीमेंट होता है, यानी कि इट हैज नो वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ एंड शुरू से ही वो एनफोर्सिएबल नहीं है। ठीक है, यानी कि एक वॉइड एब इनिशियो अग्रीमेंट से किसी भी पार्टी के कोई भी लीगली बाइंडिंग राइट्स या ऑब्लिगेशंस क्रिएट नहीं होते हैं। अब इस केस में इशू क्या था, व्हाट इज द लीगल स्टेटस, What is the legal status of a contract entered into by a minor? अगर कोई भी एक माइनर एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो उसका क्या स्टेटस होता है, विच आई जस्ट टोल्ड यू, इट इज अ वॉइड एब इनिशियो अग्रीमेंट। वॉइड का मतलब है, इसका आंसर है वो क्या होता है, वॉइड एब इनिशियो अग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट बनने की स्टेज तक तो वो पहुंच ही नहीं पाता, क्यों, क्योंकि वो वॉइड एब इनिशियो है, दिस इज नॉट एनफोर्सिएबल, दिस इज नॉट एनफोर्सिबल। और एब इनिशियो का क्या मतलब है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से ही
पार्टीज के कोई म्यूचुअल राइट्स और ऑब्लिगेशंस क्रिएट नहीं हुए हैं, ठीक है। तो हम यहां पर कह सकते हैं नो म्यूचुअली बाइंडिंग राइट्स क्रिएटेड, कोई म्यूचुअली बाइंडिंग राइट्स क्रिएट नहीं हुए, ठीक है जी। इज दैट क्लियर? चलो अब इसमें क्या लॉ ले डाउन किया गया, सबसे पहले वो अग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होगा। एनी अग्रीमेंट मेड बाय अ माइनर इज कंप्लीटली वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। strict competency, legal competence to contract is an essential prerequisite. A minor's agreement cannot be enforced by either party. तो बच्चे के द्वारा अगर आज अग्रीमेंट बनाया भी गया और बच्चा कहता है कल को मैं मेजर होके इसको अप्रूव कर दूंगा या इसको रेटिफाई कर दूंगा, वो वैसा भी नहीं कर सकता। अ माइनर ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी कैन नॉट रेटिफाई अ वॉइड एब इनिशियो अग्रीमेंट, ठीक है। देन नो एस्टॉपल अगेंस्ट माइनर। एस्टॉपल का मतलब है अगर बच्चा मान लो कहीं से फोन खरीद लाया, उसकी उम्र थी 16 साल और उसने कहा मैं ईएमआई पे करूंगा, तो क्या बच्चे को फोर्स किया जा सकता है ईएमआई पे करने के लिए? नहीं, बच्चे के खिलाफ कोई एस्टॉपल का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता है और बच्चे पे कभी भी कोई पर्सनल लायबिलिटी इंपोज नहीं की जा सकती। हाँ, बट इसका एक एक्सेप्शन है, बच्चे के बेनिफिट के लिए जरूर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया जा सकता है। दैट इज द ओनली एक्सेप्शन वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू विद अ माइनर विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर बच्चे के बेनिफिट के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट हमने क्रिएट किया है, ठीक है जी। मूविंग टू द थर्ड केस, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है रिलेटेड टू कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। हम कब कहते हैं कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गया? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंसीडर्ड टू बी कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी। जब ऑफरी के पास आपका ऑफर पहुंच गया, जब उसने उसके बारे में सुन लिया या उसको पढ़ लिया, तब हम कहेंगे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हैज बीन मेड कंप्लीट एंड द ऑफरी नोज अबाउट द ऑफर। नाउ लेट्स सी इस पर्टिकुलर केस में क्या कोर इशू था। कैन एन इंडिविजुअल क्लेम अ रिवॉर्ड विदाउट नोइंग द ऑफर एग्जिस्टेड? अब इस केस में हुआ क्या था, लेट्स सी। जो गौरी दत्त है, लेट्स से उनके नेफ्यू गायब हो गए, ही वाज लॉस्ट, और गौरी दत्त ने भी न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट निकाला कि जो भी मेरे नीस को, मेरे भतीजे को, भांजे को ढूंढ के लाएगा उसे मैं लेट्स से 1 करोड़ रुपए का रिवॉर्ड मनी दूंगी, ठीक है। लालमन शुक्ला गौरी दत्त के यहाँ पे ही काम करते थे और वो उस बच्चे को जानते भी थे। तो जब लालमन शुक्ला अपने काम के लिए गौरी दत्त के पास आ रहे थे, उन्हें वो छोटा बच्चा वहां पर दिख गया और उस छोटे बच्चे को लेकर वो गौरी दत्त के पास चले गए और उन्होंने गौरी दत्त को वो बच्चा लौटा दिया। अब लालमन शुक्ला ने जब ये बच्चे को गौरी दत्त को लौटाया, उसे पता नहीं था इस रिवॉर्ड मनी के ऑफर के बारे में। अब क्या बाद में जो लालमन शुक्ला हैं गौरी दत्त से रिवॉर्ड मनी क्लेम कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिकॉज वाइल ही वाज डूइंग दैट एक्ट, जब वो ये एक्ट कर रहे थे, गौरी दत्त को बच्चे को लौटा रहे थे, उनको इस ऑफर के बारे में पता नहीं था। सो देयर वाज नो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर दैट वाज मेड टू गौरी दत्त के द्वारा। लालमन शुक्ला को स्पेसिफिकली कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी, ही वाज नॉट अवेयर ऑफ द ऑफर, so no binding contract was created between Gauri Dutt and Lalman Shukla. Let us see here now. देखो, an offer must be communicated to the offeree before it can be accepted. जब ऑफर एक्सेप्ट हो, जब आपको ऑफर कम्युनिकेट होगा तभी तो आप उसे एक्सेप्ट करोगे ना। जब आपको ऑफर के बारे में पता ही नहीं है तो काहे की एक्सेप्टेंस, और कौन सा बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नाउ a valid contract requires consensus addendum and a meeting of minds and no performance in ignorance. Now ये इंपॉर्टेंट है, देखो, performing an action that matches an offer's condition while completely unaware of the offer does not create a contract. अब जब यहाँ पर लालमन शुक्ला ने बच्चे को गौरी दत्त को लौटाया और उस समय उसको ऑफर के बारे में पता नहीं था, तो नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड एज देयर इज नो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, नो एक्सेप्टेंस, सो नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ केस, हेडले वर्सेस बेक्सेंडेल, which relates to remoteness of damages. ये आपका जो केस है वो रिलेट करता है रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस। रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस मतलब एक्सटेंट ऑफ डैमेजेस। अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है तो कितने डैमेजेस जनरली दिए जाएंगे? देखो, इशू क्या था इस केस में, व्हाट इज द स्कोप एंड लिमिट ऑफ डैमेजेस पेएबल अपॉन अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बेटा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है जब कोई भी पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट अपना पार्ट ऑफ द प्रॉमिस या अपना पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करती है, तो उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने पर उसको कितना कॉम्पनसेशन देना होगा? देखो, जनरली क्या होता है, ब्रीचिंग पार्टीज आर ओनली लायबल फॉर द लॉसेस दैट अराइज नेचुरली फ्रॉम द ब्रीच इटसेल्फ। ब्रीच होने से जो सामने वाली पार्टी को जितना नुकसान हुआ उतना ही आपको कॉम्पनसेशन देना होगा। दिस इज नोन एज ऑर्डिनरी डैमेजेस। जितना नुकसान हुआ उतनी कॉम्पनसेशन आप दोगे। रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस के प्रिंसिपल में ये कहा गया। देन स्पेशल डैमेजेस कहेंगे,
स्पेशल डैमेजेस क्या है? लॉसेस आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ थिंग्स आर ओनली रिकवरेबल इफ दे वर रीजनेबली फोर्सेबल बाय बोथ पार्टीज। यहां पर जहां पर दोनों पार्टीज को पता था अगर तुमने ब्रीच किया इतना नुकसान तो मुझे पक्का होगा और फ्यूचर में भी मुझे उसका लॉस कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं आपसे स्पेशल डैमेजेस भी क्लेम कर सकती हूं क्योंकि आपको मेरी सिचुएशन का पता था कि आपने अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया तो इसका नुकसान मैं अगले 10 साल तक भुगतूंगा, तो इसलिए इस सिचुएशन के लिए मैं आपसे स्पेशल डैमेजेस भी ले सकती हूं। देन रिमोटनेस रूल ये क्या कहता है? रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस डॉक्ट्रिन दैट टू प्रिवेंट अनफेयर, अनप्रिडिक्टेबल एंड इनफाइनाइट लायबिलिटी। तो जो अग्रीव्ड पार्टी है वो डेफिनेटली डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, बट उसकी भी कुछ लिमिट होनी चाहिए ना। नुकसान आपका 10 लाख का हुआ, आप मांग रहे हो 10 करोड़ रुपए, ऑर्डिनरली ऐसा अवॉर्ड नहीं किया जाएगा। ऑर्डिनरली जितना नुकसान हुआ है उतना ही डैमेजेस कॉम्पनसेशन आपको मिलेगा। ठीक है जी। अब फिफ्थ जजमेंट पर चलते हैं, बेल्फर वर्सेस बेल्फर, which relates to the concept of intention to create legal relationship. Intention to create legal relationship. जैसे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए बहुत सारे असेंशियल एलिमेंट्स की हमें जरूरत पड़ती है। क्या क्या? जैसे फ्री कंसेंट होना चाहिए, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, वैसे ही उसमें से एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। जहां पर दोनों पार्टीज की इंटेंट नहीं है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की, जैसे कि मैंने आपको कहा आप और मैं भाई बहन है कि कल तुम अगर मेरे लिए ये कर दोगे, मेरा ये काम कर दोगे तो पक्का तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगी। अब क्या मेरी यहां पर इंटेंशन है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की? नहीं। या मैंने आपको कहा, आपने और मैंने किसी डेटिंग ऐप पे बात की और मैंने आपको एक जगह पर बुलाया कि हम वहां मिलेंगे, आप वहां पहुंच गए, मैं वहां नहीं पहुंची, तो क्या मेरे खिलाफ लीगल एक्शन लोगे? नहीं, बिकॉज मेरा कोई इंटेंट नहीं है आपके साथ कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इस केस में क्या हुआ। देखो, डू डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स बिटवीन स्पाउसेस क्रिएट लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स? तो जहां पर एक पति या पत्नी आउट ऑफ अपनी लीगल ऑब्लिगेशन, अपनी मॉरल ऑब्लिगेशन, नॉट लीगल, अपनी मॉरल ऑब्लिगेशन, अपनी ड्यूटी फुलफिल कर रहे हैं, अपने पत्नी का टेक केयर कर रहे हैं या अपने पति का टेक केयर कर रहे हैं, तो क्या ऐसा करने पर लीगली बाइंडिंग रिलेशनशिप क्रिएट होता है? नहीं होता। ठीक है। नाउ क्या लॉ लेट डाउन किया गया? अग्रीमेंट्स डू नॉट बिकम कॉन्ट्रैक्ट्स अनलेस बोथ पार्टी क्लियरली इंटेंड टू बी लीगली बाउंड, and the law presumes that everyday social family domestic arrangements lack this legal intention. अब आपकी मम्मी जो सारा दिन आपके लिए इतना काम करती हैं, कल को वो आपका काम करना छोड़ दें, क्या आप उनके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हो? नहीं, बिकॉज अगेन शी इज डूइंग इट एज आउट ऑफ लव, आउट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, एज हर मॉरल ऑब्लिगेशन, बट देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन टू डू ऑल दोज थिंग्स फॉर यू। ठीक है। देन पॉलिसी लिमिटेशन, courts will not interfere in the private daily promises made between family members unless, तो जो डेली फैमिली मेंबर्स के बीच की बातचीत है जनरली हम उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानते हैं until and unless एक्सप्रेसली बताया गया हो कि एक इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप के साथ हमने ये एक्ट परफॉर्म किया था। ठीक है जी। तो ये 5 इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ की जो सब लोगों को पता होने चाहिए, चाहे वो लॉ एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप लॉ कोर्स कर रहे हो और उस समय आप कॉन्ट्रैक्ट का पेपर दे रहे हो, तो ये सारी जजमेंट्स के बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये आपसे आपके पेपर में जरूर पूछे जा सकती हैं जहां आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ का पोर्शन अटेम्प्ट कर रहे हो। नेक्स्ट, आप किस टॉपिक पे जजमेंट्स जानना चाहते हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इसके अलावा कोई और रेलेवेंट जजमेंट है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, उसमें प्रिंसिपल क्या ले डाउन किया गया वो जानना चाहते हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एवरीवन, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू ऑल in another similar session like this very soon. Till then, bye bye, take care.